नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे का। आपका यह छोटा भाई बेटा शुभचिंतक अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मेरे साथियों, आज बहुत ही गर्व का पल है कि हमारा भारतवर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से भारत भूमि पर उपस्थित G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मेरे साथियों, यह तो गौरव का पल है कि इस गौरव के पल को हम सभी भारतीयों को सभी राग द्वेष राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भुला करके आनंद लेना चाहिए। देश के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इतना निवेदन करूंगा कि इस शिखर सम्मेलन में भारत की संप्रभुता और एकता को लेकर के, अखंडता को लेकर के हर सार्थक संभव प्रयास होने चाहिए कि हमारे भारतवर्ष की जो आपसी प्रेम भाईचारे की मिसाल है वह कायम रहे। और साथ ही साथ हमारे देश के नौनिहालों की शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, न्याय को लेकर के और बेरोजगारों के युवाओं के रोजगार को लेकर के भी कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे हमारे देश की जनता को, हमारे नौनिहालों को मुफ्त गुणवत्तापरक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, मुफ्त गुणवत्तापरक चिकित्सा प्राप्त हो, मुफ्त न्याय सुगमता से उपलब्ध हो और युवाओं को रोजगार मिले। कुछ इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ दोस्तों। और आपको एक बात कहना चाहूँगा, कितना हास्यास्पद भी हो जाता है। एक तरफ हमारी विपक्ष पार्टी, जो कहने को तो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनका लोकतंत्र में एक अहम योगदान होता है, किंतु आज यह विपक्ष सिर्फ नाम मात्र का विपक्ष रह करके रह गया है। यह अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल गया है कि हमारे संविधान में विपक्ष की नींव क्यों रखी गई, विपक्ष को अस्तित्व में क्यों लाया गया। अगर हमारा विपक्ष निडर हो करके, निष्पक्ष हो करके, निस्वार्थ हो करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता तो हमारे भारतवर्ष को, हमारे युवाओं को रोजगार के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती, हमारे नौनिहालों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ता, हमारे देश के आम जनमानस को स्वास्थ्य को लेकर के धक्के नहीं खाने पड़ते और हमारे नागरिकों को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। यह सभी बुराइयां जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, हमारे देश में व्याप्त हैं, यह सब विपक्ष की नाकामी के कारण है। क्योंकि सत्ता पक्ष तो सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल ही जाता है, उसे गुरूर हो जाता है कि अब तुम सत्ता में आ ही गए। और ये जो नाम मात्र की, हमारे लोकतंत्र के जो नाम मात्र के राजा होते हैं, अर्थात हम और आप, देश की जनता, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। अब तो प्रशासन, पुलिस हमारे इशारे पर नाचेगी, प्रशासन हमारे इशारे पर नाचेगा, जांच एजेंसियां हमारे इशारे पर नाचेंगी, CBI, ED, न्यायपालिका जैसे चाहेंगे वैसे हम अपने हाथों पर कठपुतली बंद करना चाहेंगे। और यही हो रहा है। कुछ इसी कारण हमारे देश में हम और आप अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण भी हम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति, हम उससे एकदम निष्ठुर हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते हैं कि देश में अगर गलत हो रहा है तो यह मेरा मौलिक कर्तव्य है, चाहे वह कि जिसके भी माध्यम से किया जा रहा हो, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा हो, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा हो, सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा हो या फिर सरकार के द्वारा किया जा रहा हो। आम नागरिक का कर्तव्य है सरकार को आईना दिखाने का। लेकिन हम और आप अपने इस मौलिक कर्तव्य से पूरी तरह आंखें बंद कर लिए हैं।
कि मेरा क्या जाता है, देश सरकार लूट रही है तो लूटने दो, सरकार मेरे तो साथ है, मेरी सरकार है, मेरे बच्चों का तो कोई आहित नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे तो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा उपलब्ध हो रहा है, हमारे परिवार में कोई बेरोजगार नहीं है, और हमें न्याय के लिए जब चाहे रात को 2 बजे न्यायपालिका को बिठा दें। तो ऐसी सोच के साथ हम अपने देश के साथ अपने मौलिक अधिकारों के प्रति अपनी निष्ठुरता से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, विपक्ष जिसके को लेकर के मैं आज आपसे लाइव हुआ हूँ। हमारा विपक्ष जब चुनाव हार जाता है, चाहे वह 2017 का रहा हो, चाहे 2014 का रहा हो, चाहे वह 2019 का रहा हो, चाहे 2022 का रहा हो, जब विपक्ष हार जाता है तो एक राग लापता है ईवीएम दोष का, कि ईवीएम में कमी थी, ईवीएम गड़बड़ी के कारण एक तरफा वोटिंग हुई और सत्ता पक्ष ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन हमारी इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी अवश्य है ईवीएम में, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ 2022 में। हमारे अपने इलाके में मुझे सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का 2 वोट मिला था। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जबकि 2017 में वही मुझे वोटों की बौछार हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कोई त्रुटि जरूर है, लेकिन कितना हास्यास्पद है जब हमारी सरकार को कहा गया है ना, लोकतंत्र में दाने उछालना, पहले खून को एक बूंद को निचोड़ लेना और उसके बाद थोड़े दाने उछाल करके उन्हें अपनी तरफ शामिल कर लेना। वही वाक्य हमारी केंद्र सरकार इन विपक्ष के साथ दोहराती रहती है। जैसा कि अभी आपने देखा, घोसी उपचुनाव में सपा को प्रचंड जीत हासिल हुई और सपा अब ईवीएम का राग अपना भूल गई, यानी एक दाने में उसके जो खून को निचोड़ा गया वो भूल गई। एक सीट पा करके, खैरात की सीट पा करके वो ईवीएम राग को भूल गई। तो ये हमारे विपक्ष का हास्यास्पद चेहरा है, जो अब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को लेकर के, आपके लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं इनकी सोच है। इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए है कि कैसे हम सत्ता नसीब हो, चाहे वह अपनी पार्टी के आत्मसम्मान स्वाभिमान को गिरवी रख करके हो, चाहे वह किसी प्रकार हो, हम सत्ता में बने रहें, सत्ता का हाथ हमारे सर पर रहे, हमारे शासनकाल की जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, अनीतियां हैं, उस पर पर्दा पड़ा रहे, केंद्र का, प्रदेश सरकार का अभय हमें प्राप्त हो। तो मेरे साथियों, ऐसी पार्टियों से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और यही अगर घोसी उपचुनाव सपा हार जाती, फिर ईवीएम का राग लापती, एक सीट पा करके ये अपने सारे गिले शिकवे भूल गए। यानी इनकी सोच कितनी छोटी है, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। इसीलिए मेरे साथियों, ऐसी पार्टियों से हमें सावधान रहना होगा। ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खतरा हैं, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के रास्ते के बाधक हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सांप्रदायिकता में भड़का करके, बहा करके, सांप्रदायिकता की भावना से आपको बरगला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आपको इन्हें नज़रअंदाज कर शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व रोजगार की बात करनी होगी। टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी की नहीं। टैबलेट कितने का? 10,000, 20,000, 25,000। लैपटॉप 50,000, 40,000, 20,000, 10,000 में भी। साइकिल 2,000, 3,000।
आपके 100 यूनिट बिजली 700 800 1000 रुपये सब मिला लिया जाए तो महीने का 10,000 रुपये एवरेज होगा। सिर्फ 10,000 रुपये के लिए आप अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपके बच्चे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये सरकार आपको दे भी रही है महीना, अगर बैठ करके बेरोजगारी भत्ता, तो क्या उससे आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा? अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर कहीं 3 हैं, तो 10,000 रुपये में आप अपने तीनों बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं। उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए मेरे साथियों। इसलिए आपका यह छोटा भाई शुभचिंतक बेटा आपसे हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करता है कि आप जागरूक बनिए, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर दृढ़ होइए, अटल होइए और एक ऐसा आंदोलन करिए कि हमारी सरकार की जड़ें हिल जाएं, वह शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार की बात करने लगे, मंदिर मस्जिद की नहीं। हमें आज की ज़रूरत है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार। हमें नारा देना होगा, नहीं चाहिए हमें सरकारी अनुदान, हमें चाहिए शिक्षा का सम्मान। जय हिंद, जय भारत।